मायावती ने सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाकर यह ऐलान कर दिया है कि ना तो मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया में जाऊंगी और ना ही मैं एनडीए में जाऊंगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खराब हैं, दोनों ही गरीब विरोधी हैं, तो मैं तो अकेले ही मैदान में जंग लड़ूंगी। अब सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि इस ऐलान के बाद मायावती ने किसको बड़ा झटका दे दिया है, बीजेपी को कि कांग्रेस को। और तो और अगर खबरों की माने तो मायावती ने अपनी पार्टी से नेता इमरान मसूद को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, राहुल गांधी को सियासत का हीरो बता दिया था। बहरहाल आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि 2024 में मायावती किसका खेल बिगाड़ेंगी, बीजेपी का कि कांग्रेस का। एमपी और छत्तीसगढ़ में मायावती का खेल क्या है, हम सबको पता है 2023 के अंत में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो मायावती की स्ट्रैटेजी क्या है। ऐसे ही राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है, तो बीएसपी का क्या खेल है। चौथा है अपने गढ़ यूपी में कितनी मजबूत है मायावती, और पांचवा है कि मायावती के आखिर मन में क्या है। अब सबसे पहला है कि 2024 में मायावती किसका खेल बिगाड़ेंगी, विपक्षी गठबंधन इंडिया का या फिर एनडीए का। इन ग्राफिक्स से समझिए। तो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बीएसपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ना तो एनडीए के साथ जाएगी और ना ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीएसपी किंग मेकर बनेगी या फिर वोट कटवा साबित होगी। अगर वोट कटवा साबित होगी तो कांग्रेस और बीजेपी में से किसका वोट काटेगी मायावती। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस का इसमें नुकसान होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए वोट कटवा साबित हो सकती है बहन जी। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी मजबूत है और यूपी में अखिलेश और कांग्रेस का अब तक फॉर्मूला तय नहीं है, वो इंडिया बैठक में तय होना है सीट शेयरिंग फॉर्मूले में। अब यूपी में हमको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीएसपी के पास आपको मैं बता दूं कि दलित वोट, ओबीसी वोट और आदिवासी वोट ज्यादातर रहता है, और अब तो बीजेपी ने भी पिछड़ों को अपने साथ कर लिया है। तो देखा जाए तो यूपी में पिछड़ा वोट अब बढ़ जाएगा, समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में, कांग्रेस में। और तो और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर और ओवैसी भी मैदान में है, और हम सबको पता है कि चंद्रशेखर भी लगातार दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब का फायदा बीजेपी को हो सकता है। अक्सर मैं आपको बता दूं कि बीएसपी नतीजों के बाद ही गठबंधन करती है। दूसरा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मायावती का क्या खेल है, क्या इतिहास रहा है और अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230 और लोकसभा सीटें हैं 29। 2018 की अगर बात की जाए तो मायावती मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें जीत पाई थी, और मैं आपको बता दूं कि बीएसपी ने जेसीसी के साथ लड़ा था चुनाव, गठबंधन किया था। जेसीसी माने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। मजबूत गढ़ है जो बीएसपी का एमपी में, वो है बुंदेलखंड, विंध्याचल, ग्वालियर और चंबल क्षेत्र। 1993 और 1998 में बीएसपी ने एमपी में 11 सीटें जीती थी। इसके बाद से मायावती का वहां दबदबा कम हो गया, और उसका सबूत है ये आंकड़ा। 2003 में जीती 2 सीटें, 2008 में जीती 7, 2013 में 4 सीटें और 2018 में 2 सीटें। तो एमपी में ढीली पड़ गई बीएसपी की कमान। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की कमान धीरे धीरे साल दर साल ढीली पड़ती गई। आम आदमी पार्टी के आने से भी बहुत नुकसान हुआ। तो अगर अब स्ट्रैटेजी की बात करें तो बीएसपी की पूरी नज़र है आरक्षित सीटों पर, क्योंकि 230 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं और 35 ऐसी है जो कि एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में मायावती का क्या खेल है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें हैं 90 और लोकसभा सीटें हैं 11। 2018 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी। अगर मजबूत गढ़ देखे जाएं बीएसपी के छत्तीसगढ़ में तो वो है सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर और रायगढ़। बीएसपी की इधर भी आरक्षित सीटों पर ही नजर है। 90 सीटों में से यहाँ पर 29 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए फिक्स्ड हैं और 10 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। तीसरा है कि राजस्थान और तेलंगाना में मायावती का आखिर खेल क्या है और इतिहास क्या बताता है। अब राजस्थान का खेल समझ लेते हैं। तो राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200, लोकसभा सीटें हैं 25। 2018 की बात करें तो बीएसपी ने यहाँ पर जीती थी 6 सीटें। 2018 में मायावती ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन उनको धोखा मिला था। बीएसपी के 6 सांसद जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद कांग्रेस ने उन्हें तोड़ लिया और वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए।
तब से बीएसपी की कांग्रेस से तगड़ी लड़ाई जारी है। अब मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतारा है। राहुल की तरह ही आकाश राजस्थान में पदयात्रा करेंगे। धौलपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक ये चुनावी यात्रा होगी। इनका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मायावती ने ये क्लियर कर दिया है कि धोखेबाजों को बीएसपी में अब नहीं मिलेगी एंट्री। राजस्थान में तो नहीं मिलेगी। राजस्थान में 34 एससी आरक्षित सीटें हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो 1998 में बीएसपी ने राजस्थान में 2 सीटें जीती, 2003 में 2 सीटें, 2008 में 6 सीटें जीती, 2013 में फिर कम हो गई और 3 सीटें जीती। और मजबूत गढ़ की बात करें तो वो है भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, अलवर, झुंझुनू, नागौर। जानकारों के मुताबिक मायावती को अब छोटे दलों के साथ गठबंधन करना होगा और उससे उनको फायदा मिल सकता है, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो या छत्तीसगढ़ हो। अब जरा तेलंगाना में बीएसपी का खेल समझ लेते हैं। तो तेलंगाना में विधानसभा सीटें हैं 119, लोकसभा सीटें हैं 17। अब बीएसपी का तेलंगाना में दलितों पर फोकस है। अब सवाल ये उठते हैं कि मायावती कांग्रेस और बीजेपी में से किसका वोट काटेंगी, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस पार्टी सबसे मजबूत है। आपको बता दूं कि 2014 से पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और 2014 में ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो अगर थोड़ा इतिहास के चुनावों की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने मायावती ने 0 सीट जीती थी और 2014 में बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा में बीएसपी ने खाता नहीं खोला था और यही 2014 के लोकसभा में भी तेलंगाना में बीएसपी ने 0 सीट्स जीती थी। चौथा है कि अपने ही गढ़ उत्तर प्रदेश में मायावती कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत रह चुकी है और अब क्या स्थिति है। तो यूपी में अपने ही गढ़ में मायावती कितनी मजबूत है, अब आप इससे देखिए। सबसे पहले हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। तो विधानसभा सीटें हैं यूपी में 403। 2007 में बीएसपी ने इन सीटों में से 206 जीती। फिर 2012 में 80 सीटों पर जीत हुई। 2017 में और कम होकर 19 सीटों पर जीत हुई और 2022 में तो एकदम ही हालत खराब हो गई, एक ही सीट पर जीत हो पाई। अब अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें और लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा सीटें हैं 80। 2004 में 19 सीटों पर मायावती जीती। 2009 में 20 सीटों पर जीत हासिल हुई बीएसपी को। 2014 में खाता भी नहीं खुला यानी 0 सीट्स और 2019 में एसपी के साथ गठबंधन किया मायावती ने, तो बीएसपी ने जीती 10 और एसपी ने जीती 5। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव के बाद ही, नतीजों के बाद ही बीएसपी और एसपी ने गठबंधन तोड़ दिया, यानी अखिलेश और मायावती ने ये गठबंधन तोड़ दिया और एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए कि आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ या आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। अब आप यूपी में थोड़ा और खेल समझिए। यूपी में 21% दलित आबादी है और मायावती दलितों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती बीजेपी का फायदा करा सकती है और ये फायदा उनसे गठबंधन के साथ करने से नहीं होगा बल्कि अकेले लड़ने से होगा, क्योंकि जब वो अकेले लड़ेंगी तो कांग्रेस और अखिलेश का वो वोट काट सकती है। 2007 में मैं आपको बता दूं कि बहन जी को पूर्ण बहुमत मिला था और वो सीएम बनी थी यूपी की। 2007 से पहले बहन जी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। अब मैं आपको बताऊं कि यूपी में 65 उपजातियां हैं। सबसे ज्यादा आबादी है जाटव समुदाय की। दलित आबादी का 50% हिस्सा जाटव समुदाय का है। मायावती भी इसी जाटव समुदाय से आती है। दरअसल दिक्कत ये हुई कि मायावती एक ही वर्ग तक सिमट कर रह गई। कई पिछड़े और दलित वोट बीजेपी के पास चले गए। मायावती का दबदबा उत्तर प्रदेश में कम हो गया। तो अब जानकार ये मानते हैं कि मायावती वोट तो काट सकती है पर अब किंग मेकर नहीं बन सकती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मायावती का दबदबा इतना कम हो गया है कि अब वो तो वोट कटवा भी नहीं बन सकती है, उनका कंट्रीब्यूशन 0 रहने वाला है। और पांचवा है कि आखिर मायावती के मन में चल क्या रहा है, वो चाह क्या रही है। थोड़ा हम बीएसपी के इतिहास को समझते हैं। अब 2003 के बाद से मायावती का वोट परसेंटेज घटता ही रहा है। ये देखिए आंकड़े, 2003 में 6.94, 2008 में 6.12, 2013 में 4.29 और 2018 में 3.9%। आपको बताऊं कि बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे काशीराम। 4 बार यूपी में सीएम रह चुकी है मायावती। लोग कहते हैं कि चुनाव करीब आने पर ही बीएसपी अपने पत्ते खोलती है। चुनाव के नतीजों के बाद ही बीएसपी लेती है फैसला कि किस गठबंधन के साथ जाना है।
मायावती पर यकीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, ये काफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है, क्योंकि एक बार ये हुआ था कि उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था लेकिन बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था, और एक बार ऐसा हुआ था कि समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था चुनाव लेकिन बाद में उन्हीं पे ही आरोप लगा दिए थे। आने वाले चुनाव जो हैं वो बीएसपी के लिए अस्तित्व की लड़ाई साबित हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मायावती का बड़े नेताओं ने भी पार्टी से हाथ छोड़ दिया है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, लालाजी वर्मा और इंद्रजीत। अब इंडिया गठबंधन में एसपी की वजह से मायावती शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके अब बहुत रिश्ते खराब हो गए हैं। बीजेपी अपनी सीटें बीएसपी को नहीं देना चाहेगी, तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि वो मायावती से गठबंधन करे। तो अब बीएसपी यानी मायावती को हवा के रुख के हिसाब से फैसला लेना है। एक गौर करने वाली बात है कि जब मायावती ने ऐलान किया कि ना तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और ना ही वो एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगी, तो उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि एनडीए और इंडिया दोनों ही गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टी है, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इन शब्दों के बाद भी अगर बीएसपी चुनाव नतीजों के बाद किसी से गठबंधन कर लेती है तो क्या ही मायावती की जुबान की अहमियत रह जाएगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।